शीना मामा और फरहा भाभी के साथ गाड़ी में आ बैठी थी। मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा, हसीब ने गाड़ी में बैठते वक्त आहिस्ता से उसके कान में कहा था। उसकी तबीयत मज़ीद मुज़महिल हो गई थी। वो ऐसा क्यों कर रहा था? पहले साजिश करके शादी की और अब यूं बर्ताव कर रहा था जैसे उसे बहुत ख्याल हो उसका और उससे बहुत प्यार करता हो। जल कुलस कर सोच ही रही थी। यासियत भरी आंखें बाहर के मनाजिर पर जमी हुई थी। कल वलीमे पर उसने कितना तमाशा बनाया। सबके सामने चम्मच भर के उसे खाना खिलाने की कोशिश की ताकि सब उस पर हंसें। हर मौका पर उसे तज़हीक का निशाना बना रहा था। क्या वो सारी ज़िंदगी उसे यूं ही जलील करता रहेगा? सोचकर शीना की आंखें आंसुओं से भरने लगी। गाड़ी घर में दाखिल होकर पोर्च में जा रुकी थी। सब उतर गए मगर वो बैठी रही। कुछ दिन पहले ये घर बहुत अपना लगता था। इसकी दीवारों से उनसियत थी, इसके लॉन में लगी बेलों से लगाव था, उसके मकीनों से प्यार था। मगर अब हर चीज़ पराई लग रही थी। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, वो वहाँ भी नहीं रहना चाहती थी। कर रहा था कि भाग जाए कहीं। शीना बाहर आओ, क्या यूं ही गाड़ी में बैठी रहोगी? फरहा भाभी की आवाज़ ने उसे चौंकाया था। वो जलती आंखों को झपकती बाहर आई। मामा दूर खड़ी तासुफ से उसे देख रही थी। वो उनसे आंखें मिलाए बगैर अंदर आ गई। फुफ्फो चले ना, लॉन में फुटबॉल खेलते हैं। शीना कमरे में लेटी हुई थी कि रिमशा ने अंदर आकर उसे अपने नन्हे हाथों से हिलाकर मासूमियत से कहा। वो जब से आई थी ज़्यादा वक्त कमरे में ही गुजारा था। बाबा से सामना ही नहीं हुआ था। दानिश और मामा से उसका रवैया शाकी सा था। यही लोग तो थे जिन्होंने उसे ज़बरदस्ती उस अनचाहे रिश्ते में धकेला था। मामा और दानिश अगर चाहते तो उसकी शादी को रोक सकते थे, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो बेहद रंजीदा और दिल गिरफ्तार थी। नहीं रिमशा, जाओ तुम अकेली खेलो, वो उससे ज़रा रूखे से लहजे में बोली तो रिमशा के नैनों में पानी भर आया। वो हैरान और दुखी सी हुई थी। शीना ने कभी उससे ऐसे बात कभी नहीं की थी। हमेशा गोद में लिए फिरती थी, साथ ही चिप्स खिलाती थी और खेलती। अब शीना का बदला बदला रवैया उसे भी महसूस हुआ था। आंखें रोने वाली हो गईं। प्लीज़ ना पुप्पो, खेलते हैं, देखें मैं आपके शूज़ भी लेकर आई हूँ। रिमशा ने लिजाजत से जैसे मिन्नत की थी। वो हाथ में उसके स्पोर्ट शूज़ लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में इतने सारे आंसू देखकर शीना को कुछ हुआ। बेइख्तियार उसे बेड के ऊपर खींचकर अपने साथ लगा लिया। स्वीटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम जाकर खेल लो, हम फिर किसी दिन खेलेंगे। वो उसे लिपटाए बोझल दिल से बोली। किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा था, ना उठने को ना किसी से बात करने को। अच्छा, मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं पुप्पो? वो जैसे तबीयत ठीक ना होने वाली बात मान गई थी। शूज़ रखकर ज़रा पुरजोश होकर पूछा। हाँ ले आओ, मैं देखूं तुमने कितना सीख लिया है। शीना हल्का सा मुस्कुराई, प्यार से उसके दोनों गाल खींचे। उस लम्हे मामा कमरे में आई थी। शीना ने होंठ भींच लिए, फिर उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा बुझा हुआ सा था। वो आके पास बैठ गई। रिमशा, जाओ बेटा बाहर खेलो, इसे तंग ना करो। उन्होंने रिमशा के सर पर हाथ फेर कर कहा तो वो झट से बेड से उतरी थी। मैं अपनी ड्राइंग की कॉपी लाती हूँ, और भागती हुई वो बाहर निकल गई। कमरे में एक बोझल सी खामोशी छा गई थी। मामा उसके करीब बैठी थी और शीना उनसे नजरें चुरा रही थी। कैसी हो बेटा? उन्होंने उससे पूछा था। शीना ने जख्मी नज़रों से उन्हें देखा, जैसे बोल रही हो आपके सामने हूँ मामा, देख लें, जिंदा हूँ, अभी तक मरी नहीं। मुझे माफ़ कर दो बेटा, और अपने बाबा को भी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उनकी आवाज़ भर्रा गई। जो हुआ वो तुम्हारे बाबा की जिद थी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी कि तुम्हारी मर्ज़ी पूछी जाए, मगर तुम मुझसे भी नाराज़ हो। बहुत से आंसू उनके गालों पर बहने लगे। मुझसे नाराज़ ना हो बेटा, मैं माँ हूँ, मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। शीना का जैसे दिल रुकने लगा। वो मुंह दूसरी तरफ किए बेआवाज़ रोने लगी। वो उसकी माँ थी, वो उससे कितनी देर नाराज़ रह सकती थी। वो रोई तो शीना के दिल में शगाफ पड़े। वो उनके गले जा लगी। मैं आपसे नहीं हूँ नाराज़ मामा। वो देर तक उनसे लगकर आंसू बहाती रही। उसकी नाराज़गी तो तकदीर से थी, बस अब रोना नहीं। मामा ने उसे अलग करके अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो चुका था। मैं इस रिश्ते पे खुश नहीं थी शीना, लेकिन कल तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ है। वो उसे साथ लगाए बोल रही थी। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। शीना ने सर उठाकर यासियत से मामा को देखा।
انہیں اس مکار سازشی انسان کے بارے میں بڑی خوش فہمی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے دکھاوے سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ آ جائے گا نا تمہیں لینے؟ ماما نے اس کی پشت تھپکتے ہوئے پوچھا تو شینا نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے یہاں؟ آپ دونوں رونے کا مقابلہ کر رہی ہیں کیا؟ دیکھ کر ماما اور شینا کی سرخ آنکھیں دیکھ کر یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ دونوں روتی رہی ہیں۔ تبھی ان کا موڈ بحال کرنے کے لیے ذرا شرارت سے بولا۔ ماما نے خفگی آمیز تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ رونے کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے کیا؟ ہاں ماما ہوتا ہے، جب دو لوگ مل کر روتے ہیں تو اسے رونے کا مقابلہ کہتے ہیں۔ وہ باز نہیں آیا تھا۔ ویسے شینا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ رونے کا مقابلہ جیت گئی ہے، اس کی آنکھیں زیادہ سرخ ہیں۔ وہ شرارت سے دیکھتا شینا کو چھیڑ رہا تھا اور شینا نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور اپنا بازو اس کے کندھے پر ڈالا۔ پیاری بہنا، رونے کا مقابلہ تو تم جیت گئی ہو، اس لیے اب آئندہ مت رونا۔ تم ہنستے ہوئے اچھی خاصی چڑیل، میرا مطلب ہے بہت پیاری لگتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو چڑیل پکارے جانے پر شینا نے اسے گھورا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بے پرکی اڑاتا رہا۔ وہ کئی بار ہلکا سا مسکرائی، اتنے آنسو بہا کر اور ماما سے مل کر۔ دل صاف ہو جانے پر وہ قدرے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ پھر روم سے نکلی اور سب سے قدرے بہتر انداز میں ملی، سوائے عثمان داؤد کے، وہ گھر پر نہیں تھے۔ وہ کچن میں آئی تو فرحہ بھابی اور نازو کچن میں خاصی مصروف تھی، کئی طرح کے پکوان بن رہے تھے۔ گھر کے داماد نے آج پہلی بار آنا تھا، اس کی خاطر مدارت کے لیے خاصا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب یہ کچن وغیرہ کے کام تم اپنے گھر میں جا کر کرنا۔ فرحہ بھابی نے اسے کچن میں مٹر گشت کرتے ہوئے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ اب تم مہمان ہو اس گھر کی، جب تمہارے گھر آئیں گے تب تم سے بنوائیں گے، یہاں آئی ہو تو مزے کرو۔ وہ ہنسی تھی۔ وہ اپنے گھر کا سن کر بیزار سی ہوئی، منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ جسے اس کا گھر کہہ رہی تھی وہاں رہنا اسے دشوار لگتا تھا بہت۔ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی، مگر بھابی نے اسے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دیا اور کچن سے نکال کر ڈرائنگ روم میں لے آئیں جہاں رمشا ڈرائنگ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور اپنی ڈرائنگ دکھانے لگی۔ شام ڈھل کر رات ہو گئی تھی، سب کو حسیب کے آنے کا انتظار تھا۔ ڈنر کی خوب تیاری کی گئی تھی۔ ماما اور بھابی نے کئی لذیذ ڈشز بنائی تھی۔ شینا لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ بھابی نے دبے دبے الفاظ میں شینا سے کہا بھی، اسے کال کرو نا شینا، کہاں رہ گیا ہے وہ؟ اس وقت دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھیں، عثمان داؤد کے علاوہ سبھی گھر پر تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتی، اس کے پاس تو فون نمبر ہی نہیں تھا اس کا۔ دانش کے پاس نمبر تھا، اس نے کئی بار کال کی مگر اس کا نمبر نہیں ملا۔ حسیب نہیں آیا، وہ لوگ کتنی دیر انتظار کر سکتے تھے؟ تھک ہار کر سب ڈنر کے لیے آ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ شینا سے کھایا نہیں جا رہا تھا، لقمے جیسے گلے میں اٹک رہے تھے۔ وہ مکار اور سازشی ہونے کے ساتھ ساتھ وعدہ خلاف بھی تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کل آنے کی بات بول کر وہ کل ہی بھول گیا ہو۔ ڈنر کے بعد وہ جلد ہی کمرے میں آ گئی اور اپنے بیڈ پر آ لیٹی۔ عجیب بے چینی سی تھی، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو۔ کیا وہ لاشعوری طور پر اس فریبی انسان کا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا، مجھے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کے نزدیک الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں، وہ برا انسان ہے، وعدہ خلاف اور دغا باز، مجھے تو ویسے بھی پسند نہیں وہ، تو کیا فرق پڑتا ہے وہ آئے یا نہ آئے، بلکہ اچھا ہے نہ ہی آئے، یہ بھی مجھے ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ سب گھر والوں کو پتا تھا وہ آئے گا، سب نے تیاری کی تھی، اس نے نہ آ کر میری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے۔ اس نے اندر کی تکلیف کو دبا کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دل حد درجہ اداس تھا، نیند کہاں آسانی سے آنی تھی۔ یار مجھے شینا کو لینے جانا تھا، تم لوگوں نے اتنی دیر کرا دی۔ حسیب جھنجھلایا ہوا سا رفیع پہ بگڑ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت رفیع کے فلیٹ میں ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے تھے۔ صنم کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ آج اس کا ارادہ شینا کو لینے جانے کا تھا، اس نے تیاری بھی کر لی تھی کہ شام سے ذرا پہلے رفیع کی کال آ گئی اور اسے بلا لیا۔ رفیع نے کوئی ٹارگٹ سلیکٹ کیا تھا اور چاہتا تھا کہ حسیب آ جائے۔ ایک بڑا انڈر گراؤنڈ جوا خانہ تھا جہاں وہ لوگ گئے تھے اور کئی لوگوں کی جیبیں کھنگال آئے تھے۔ صنم بھی ان کے ہمراہ تھی۔ ان سب کاموں میں بہت دیر ہو گئی تھی اور رات بھیگنے لگی تھی۔ اب آدھی رات کو شینا کو لینے جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ حسیب کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ٹیبل پر نوٹوں کی کئی گڈیاں پڑی تھیں لیکن اس کا دھیان ان پہ نہیں تھا۔ ماتھے پہ کئی شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس شینا کا نمبر بھی نہیں تھا کہ اسے کال کر کے بتا سکتا۔ یار تم اتنا ٹینس کیوں ہو رہے ہو؟ کل چلے جانا بھابھی کو لینے۔ رفیع نے جیسے حسیب کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یار میں نے ان سب سے کہا تھا کہ کل میں لینے آؤں گا اسے،
اب میں نہیں جا سکا تو وہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ وہ جھلایا ہوا سا تھا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، حسیب اپنی نئی نویلی دلہن کو مس کر رہا ہے، اب اسے کام میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ صنم ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے ہوئے اندر آئی تھی جس میں کافی کے 3 مگ تھے۔ ایک ایک مگ انہیں پکڑا کر وہ ایک ادا سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ حسیب نے اسے گھورا تھا۔ کیا مجھے خیال نہیں ہونا چاہیے تیسرا دن ہے شادی کا؟ حسیب نے خشمی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ طنزیہ مسکرائی۔ ہونا چاہیے بھائی، بلکہ شادی کے پہلے دنوں میں تو بہت خیال رہتا ہے، پھر سب نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ عام سے انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی تھی، مگر لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ صنم تم فکر مت کرو، مجھے اب بھی اس کا خیال ہے اور شادی کے کئی سال بعد بھی رہے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذرا رکھائی سے بدمزہ ہو کر بولا تو صنم نے کندھے اچکائے تھے۔ میں کیوں پریشان ہوں گی، لیکن تمہاری شادی سے ہمارا کام متاثر نہ ہو بس۔ نہیں ہوگا متاثر، لیکن کچھ دن تک مجھے معافی رکھو، میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا شادی کے پہلے ہفتے میں ہی جیل پہنچ جاؤں، بیزاری سے کہتا وہ مگ تپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں۔ پھر ایک نظر ٹیبل پر پڑے نوٹوں پر ڈالی۔ میرا حصہ الگ کر لینا، بعد میں لے لوں گا۔ صنم نے اسے روکنا چاہا۔ آج یہیں رہ لو نا، رات تو ویسے بھی ہو گئی ہے بہت، مگر اس نے انسنا کر دیا۔ وہ حسرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تو اپنی بیوی کے لیے باولا ہو رہا تھا، وہ اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ایک الوداعی نظر ان پر ڈالتا وہ باہر آیا۔ طبیعت عجیب مقدر سی ہو رہی تھی۔ صنم کی باتوں نے مزید بدمزہ کر دیا تھا۔ رفیع صنم صوفے پہ پاس بیٹھے رفیع سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حسیب شادی ہو جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کام جاری رکھے گا؟ وہ جیسے سوچ میں گم تھی تو وہ چونکا۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک دیکھی ہے۔ دیکھا کیسے بے چین ہو رہا تھا، بیوی کو لینے جانا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی، مجھے لگتا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جرم کی دنیا میں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں، مگر اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے۔ یہ دلدل ان کے پاؤں تھام لیتی ہے۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اسے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اکیلا تھا تو کیسے دلیری سے لوگوں کی جیبیں خالی کرتا تھا۔ اگر اس کی بیوی کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہوا تو ہمیں اس کی بیوی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بڑبڑائی تو رفیع بیزار سا ہوا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، لگتا ہے تمہیں اس کی شادی سے زیادہ اس کی دلہن سے پرابلم ہے۔ کہیں خود تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے؟ حسیب ہے تو بہت ہینڈسم، دل تو نہیں دے بیٹھی اسے؟ وہ اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ صنم نے برا سا منہ بنایا۔ نہیں، میں نے حسیب سے زیادہ ہینڈسم مرد دیکھے ہیں، میں کیوں دل دینے لگی اسے؟ وہ جلدی سے اٹھ کر کافی کے خالی مگ اٹھا کر کچن کی طرف لے جانے لگی۔ رفیع پہ دل کا چور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی وہ۔ واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو رفیع اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نے حسیب کو دل نہیں دیا تو آج یہیں رہ لو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ صنم سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ ان نظروں کا مطلب بخوبی جانتی تھی وہ۔ ہرگز نہیں، میں نہیں رک سکتی، مجھے جانا ہے، خدا حافظ۔ اپنا پرس ایک صوفے پر سے اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگی کہ رفیع نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ رک جاؤ نا، آج کیا کرو گی جا کے؟ صبح چلی جانا۔ اس کے لہجے میں دھیمی دھیمی حدت تھی۔ صنم تم نے شاید حسیب کو دل نہیں دیا، مگر میں تمہیں دل دے چکا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو صنم جوش بوش ہوئی، جھلا کر اس سے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ شٹ اپ رفیع، میرا ہاتھ چھوڑو۔ پھر زور لگا کر اسے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ رفیع کی آنکھوں میں یاسیت بھری ویرانی سمٹ آئی۔ صنم، اگر حسیب تمہیں یوں رکنے کا بولتا تو کیا تم رک جاتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دکھی سا ہوا۔ صنم ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی، آنکھیں ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر اپنا بازو چھڑوا کر باہر کی طرف آئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں رفیع، آج بہت فضول باتیں کرنے لگے ہو۔ وہ تپی ہوئی سی باہر آئی۔ رفیع مجروح نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ شینا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ سورج دن بھر آگ برسانے کے بعد تھک ہار کر اندھیرے میں منہ چھپا رہا تھا۔ روشنی کم ہونے لگی تھی اور شہر تاریکی کا سیاہ کمبل اوڑھ کر سونے کی تیاری میں تھا جب ماما نے اسے کمرے کی دہلیز پہ آ کر آواز دی تھی، شینا نیچے آ جاؤ، حسیب آیا ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، پھر چہرے پہ ناگواری پھیل گئی، ہونٹ بھینچ گئے۔ اب کیوں آیا ہے؟ کس نے کہا تھا آنے کو؟ نہ آتا۔ کتنا بے عزت کرایا اس نے سب گھر والوں کے سامنے، اب آنا کوئی احسان ہے کیا؟
आंखें सुर्ख हुई थीं। दिल चाहा मामा को साफ इनकार कर दे नीचे आने से, मगर वो वहीं खड़ी थी। आती हूँ मामा। बोझल दिल से बेजार सी वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। वो ड्राइंग रूम में बैठा था। सॉरी, मुझे कल आना था मगर एक ज़रूरी काम पेश आ गया, इसलिए नहीं आ सका। वो माजरत कर रहा था, इसलिए आज मैं शाम से पहले ही आ गया हूँ। बड़ा एहसान जता रहा है। शीना ने सर झटका, फिर सोफे के पीछे से होकर सामने की तरफ आ बैठी। एक नज़र उस पर डाली। वो रेड और ब्लैक कलर की धारीदार शर्ट और ब्लैक पैंट में था। बाल सलीके से बने हुए थे। स्लीव्स को जरा पीछे किए उसके सेहतमंद कलाइयाँ नजर आ रही थी। बाईं कलाई में ब्लैक कलर की वॉच दमक रही थी। उसे देखते ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली थी। शीना ने नजरें झुकाईं, फिर मुंह बनाया। मोहतरम काफी नक्सक से तैयार होकर आए। आप अपने वादे के मुताबिक कल नहीं आए, इसलिए हमने आज आपको शीना के साथ नहीं भेजना। भाभी ने जरा मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। हसीब, जो गहरी नजरों से सर झुकाए बैठी शीना के सरापे में गुम हो चुका था, चौंका। वो स्याह कामदार शर्ट और ऑफ वाइट घेरदार शलवार में मौजूद थी। शिफॉन का दुपट्टा कंधों और सर पर था। स्याह शर्ट में उसका सुर्खो सफ़ेद खूबसूरत चेहरा दमक रहा था। हसीब को आंखें उठानी मुश्किल हो गई। भाभी, ये जुल्म मत कीजिएगा। कल ना आ सकने की वजह से आप बेशक मुझसे कोई जुर्माना ले लें। उसने चेहरे पे खूब सारी मिस्कीनी सजाई तो भाभी हंसी थी। मजाक कर रही हूँ मैं, कैसे रोक सकती हूँ भाई। पर डिनर करके जाना, कल भी तुम्हारे लिए काफ़ी तैयारी की गई थी और तुम आए ही नहीं। वो मुशफ़क़ाना अंदाज में उससे शिकवा कर गई। माजरत भाभी, आप लोगों ने जहमत उठाई। वो सादतमंदी से बोला तो शीना ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। कितना सुलझा होने की अदाकारी कर रहा था वो। शीना सुलग कर रह गई। कोई बात नहीं, आज डिनर करके जाना, फिर ले जाना इसे, हमारी इजाज़त होगी। वो फिर से शौक हुई। शीना खामोश सी सुन रही थी। वहाँ बैठना दूभर हो रहा था। वो बार बार उसके बारे में बात करने लगते और हसीब तो इतनी बेतकल्लुफ़ी से उसके बारे में बात कर रहा था कि अलामान। शीना का चेहरा कई बार सुर्ख हुआ था। डिनर के बारे में उसने टाल मटोल करनी चाहिए, मगर मामा और दानिश भी उधर आ गए थे और उसे हार माननी पड़ी। वो डिनर के लिए रुक गया था। कल शीना किचन में आ गई थी, मेरी हेल्प करना चाहती थी। भाई, मैंने तो साफ कह दिया कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम मेहमान हो, इसलिए मज़े करो। ये काम वाम अपने घर जाके करना। भाभी बोल रही थी। उन सब के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। शीना का खिफ़्फ़त से बुरा हाल होने लगा। उसने शिकायती नज़रों से भाभी को देखा, मगर उन पर तो असर ही नहीं हो रहा था। सिर्फ दानिश था जो खासी गहरी नज़रों से हसीब का जायज़ा ले रहा था। उसके बारे में एक आदमी को छानबीन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका था। वैसे हनीमून पे कहाँ जाओगे? भाभी बोल रही थी। शीना सुर्ख हुई। ये भाभी चुप क्यों नहीं हो रही थी? क्या उसे जिद करने पर तुली थी? आंखों में आंसू तैरने लगे। कुछ सोचा नहीं है, हम दोनों आपस में कोई मशवरा करके फैसला करेंगे। हसीब की मुस्कुराती नज़रें शीना पर आ जमी, जो नर्वस हो रही थी। भाई, हम लोग तो शुमाली इलाकों की तरफ गए थे, मैं और इदरीस। बहुत प्यारी जगह हैं, मानो रूह ताज़ा हो जाती है देखकर। तुम लोग भी चले जाओ या बाहर चले जाओ, मालदीव या तुर्की। वो उन्हें मशवरों से नवाज रही थी। हसीब भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। शीना को अपना आप मिसफिट लगा, जिसकी किसी को कोई ज़रूरत ना हो। आंखों में भर आने वाले आंसुओं को वो पी कर बैठी रही। थोड़ी देर बाद डिनर बेहद खुशगवार माहौल में किया गया। शीना खामोशी से बैठी रही। मामा और भाभी मुख्तलिफ डिशेज उठा उठा कर हसीब की तरफ बढ़ा रही थी। वो देख देख के कुड़ती रही। जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। एकदम से वो इतना अहम क्यों हो गया था? क्या सबको महसूस नहीं हो रहा था कि वो कितना साजिशी और झूठा इंसान है? उसकी ज़ात पे एक खौल चढ़ा हुआ है, जिसके नीचे जो इंसान छुपा है वो बहुत बुरा है। वो खामोशी से खाना जहर मार करती रही। अब चलें? डिनर के बाद ड्राइंग रूम में आते हुए हसीब ने पहली बार बराह रास्त उसे पुकारा था। वो रुक कर उसे देखने लगी। दिल किया साफ इनकार कर दे। थोड़ी देर बाद चले जाओ ना बेटा, मामा बोली। नहीं आंटी, अब चलना चाहिए, फिर देर हो जाएगी। डिनर भी कर लिया, आपके हाथ में बहुत जायका है। आखिर में वो मुस्कुराया था। मामा ने उसका हाथ पकड़ा, फिर दुआ दी। शीना, जाओ, कुछ ले जाना है तो ले आओ बेटा। वो उससे मुखातिब हुई तो वो चारों नाचार बुरे दिल से ऊपर अपने कमरे में आ गई और अपनी बुक रैक से उठाकर बैग में डालने लगी। उसने कपड़े नहीं बदले थे, बस एक स्याह बड़ी सी शॉल सरतापा ओढ़ ली, फिर बैग कंधे से लटकाए नीचे आई। वो सबसे मिलकर बाहर पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ जा चुका था। वो सबसे गले मिली, दिल बेतरह से उदास हो रहा था। रिमशा सो रही थी, वो उसे नहीं मिल पाई।
वो गाड़ी के पास दरवाज़ा खोले खड़ा था। वो सीढ़ियाँ उतर कर आई, बैग कांधे पे झूल रहा था, निगाहें झुकी हुई थीं स्याह शॉल के हाले में। चेहरा 14वीं का चांद लग रहा था। वो अपने चांद को देखता रहा। वो आई और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी। आगे बैठो ना, उसने दबी जुबान में कहा, मगर वो पीछे बैठकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो उसे देख कर रह गया। मेरे बगैर 2 दिन कैसे गुजरे? वो बैक व्यू मिरर से उसे देख कर बोला था। चेहरा संजीदा मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। शीना लाताल्लुक सी बाहर देखे गई। वैसे तुम अपना कॉलेज बैग क्यों उठा लाई? कुछ दिन तो तुम्हें कॉलेज से छुट्टियां लेनी ही पड़ेंगी। आखिर शादी हुई है यार। वैसे मुझे भाभी की बात बहुत अच्छी लगी। कहीं हनीमून पे जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? कौन सी जगह मुनासिब रहेगी? वो इश्तियाक से पूछ रहा था। उसकी चुप पर ज़रा तासुफ से देखा, फिर नरमी से बोला, मुझे मालूम है मैं कल वादे के मुताबिक आ नहीं सका, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो और बोल भी नहीं रही। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे आपसे बोलना पसंद ही नहीं है, समझे आप? आज मुझे लेने आकर आपने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। वो ज़रा चीख कर इतनी नखुवत और तल्खी से बोली कि हसीब एक लम्हे के लिए सुन्न होकर रह गया। उसे सदमा हुआ था। ये जो खेल आप खेल रहे हैं ना, अच्छा बनने का, सबके साथ घुलने मिलने का, ये सब अदाकारियाँ मुझे अच्छे से समझ आ रही हैं मिस्टर हसीब। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, लहजे में आग सी भरी थी। हसीब का चेहरा सुर्ख हुआ था, आंखों में बेयकीनी उभरी। वो बोल गई थी, सख्त बातें मुंह से निकल आई थी, मगर दिल खून होने लगा। आंसू पलकों पर दस्तक देने लगे। वो क्यों दिल दुखा रही है? एक बुरे और साजिशी इंसान की वजह से। झपक झपक कर नमी छुपाती बाहर देखने लगी। गाड़ी में सन्नाटा छा गया था। हसीब की नज़रें बार बार दीवानावार शीशे में उसकी तरफ जा रही थी। वो मलूल सी बैठी थी। हसीब को लगा उसके दिल को कोई मुट्ठी में पकड़कर जोर से भींच रहा है। ये लड़की इतनी जल्दी दिल की राजधानी पर काबिज हो जाएगी, सोचा ना था। शीना आइसक्रीम खाओगी? उसने न जाने कितनी देर बाद पुकारा था। वह हनूस साकित बैठी रही, ना हाँ में कुछ बोली, ना नफी में सर हिलाया। खाली खाली नजरें गाड़ी से बाहर सरपट भागते मनाजिर पर थी। हसीब ने एक जगह लाकर गाड़ी रोक दी। ये दरमियाने साइज का एक आइसक्रीम पार्लर था। अंदर कुछ लोग बैठे आइसक्रीम खा रहे थे, बच्चे भी थे और औरतें भी। तुम यहीं बैठो, मैं लाता हूँ, वो गाड़ी से उतरकर बोला था। जान गया था कि वो गाड़ी से नहीं उतरेगी। लंबे लंबे डग भरता वो शॉप के अंदर गया। वो पिछली सीट पर शीशे से सर टिकाए बैठी थी। आंखों में खालीपन और उदासी थी। यकलक से लगा शीशे के बिल्कुल साथ कोई मौजूद है। उसने आहिस्ता से चेहरा उठा कर देखा और बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकली। एक निहायत बेहंगम हुलिये वाला आदमी बिल्कुल शीशे के साथ चेहरा लगाए खड़ा था जहां वो बैठी थी। उनके दरमियान बस शीशा हाइल था। शीना बुरी तरह खौफजदा हो गई। वो अब एक उंगली से शीशा बजा रहा था। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद वो कोई भिखारी है, मगर उसकी लहू रंग आंखें कोई और ही फसाना बयान कर रही थी। रंगत कोयले जैसी झुलसी हुई और गहरी सांवली थी, और बड़ी बड़ी तलवार मार का मूंछें आधे चेहरे का अहाता कर रही थी। वो भारी तनोतोष का खासा हैबतनाक आदमी था। शीना सहम कर शीशे से दूर हुई। हसीब मालूम नहीं कहाँ चला गया था। शीना को उस आदमी की आंखों से खौफ महसूस हुआ। अजीब सा तासुर था उन आंखों में। उस लम्हे हसीब अंदर से आता दिखाई दिया तो वो आदमी एकदम उठा और एक तरफ चल दिया। हसीब गाड़ी के पास आया तो शीना के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ते देखकर ठिठका। वो जैसे रो देने को थी। क्या हुआ शीना, खैरियत है ना? वो फिक्रमंद होकर पूछने लगा। शीना आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। वो उसे अपने डर जाने का बताकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उसने लंबी सांस ली। अच्छा ना बताओ, ये लो आइसक्रीम। एक डिस्पोजेबल कप उसने उसकी तरफ बढ़ाया। वो उसके लिए वनीला फ्लेवर लाया था जो वो कभी नहीं खाती थी। उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद था। एक तो वो उसे अकेला छोड़कर अंदर चला गया था, ऊपर से ये आइसक्रीम ला कर दी थी। उस आदमी का चेहरा अब भी आंखों के सामने था। वो कितनी वहशत भरी नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे कच्चा चबाना चाहता हो। शीना झुरझुरी लेकर रह गई। हसीब उसे जानबूझकर गाड़ी में अकेला छोड़ गया था। वो समझ रही थी। दिल मजीद बदगुमान हुआ। घर पहुंचकर हसीब ने गाड़ी रोकी तो वो उतरकर अपना कॉलेज बैग कंधे पे डालती अंदर चली गई। हसीब उतरा, गाड़ी लॉक की और शीना अपनी साइड का दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए आया और एक लम्हे के लिए साकित रह गया।
गाड़ी की पिछली सीट के करीब आइसक्रीम का कप वैसे का वैसे पड़ा था। शीना ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। आइसक्रीम गर्म होकर पिघल चुकी थी। हसीब के लिए हुए आइसक्रीम को उसने चखा तक ना था। उसके होंठ भींच गए। दरवाजे को जोर से बंद करता वो अंदर की तरफ बढ़ा। हसीब शीना को ढूंढता हुआ तेज कदमों से अंदर आया। उसकी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी थी। नरमी और मोहब्बत की जुबान उसे शायद समझ नहीं आ रही थी। अपने कमरे में झांका तो वो वहाँ नहीं थी। किचन एरिया में भी नहीं थी। वो सीढ़ियाँ फलांगता जीने चढ़ता ऊपर आया। दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। वो बाथरूम में थी। एक लम्हे बाद बाहर आई। हसीब दरवाजे में अंदर दाखिल होता हुआ रुक सा गया। आंखें उस पर जम सी गई थी। वो सीढ़ियाँ फलांगता शीना निहायत मुतनासिब जिसामत की लड़की थी। कद दरमियाने से थोड़ा निकलता हुआ सा था। रंग सुर्फो सफ़ेद था। चेहरे मोहरे को जैसे बतौर ख़ास तराशा गया था। वो चेहरा धोकर निकली थी, शायद आंखों की नमी को छुपाने के लिए। उसकी रोई रोई आंखों में हसीब को अपना अक्स नज़र आया था। वो खुद से बेइंतहा जाज़िबे नज़र था। सिन्फ़े मुखालिफ उसकी तरफ मुतवज्जो होती थी। ये अलग बात थी कि वो कम ही किसी की तरफ मुतवज्जो हुआ था। कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? वो साकित सा खड़ा जैसे खुद से सवाल कर रहा था। उसे डांटने के लिए आया था, ये भुला बैठा था वो। फिर यकदम आने का मकसद याद आया तो सर झटका। निगाहें उस पर गाड़ दी। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? माथे पे बल डालकर पूछा था। शीना हवनक सी खड़ी रही, फिर संभली। ये मेरा कमरा है ना, मैं यहाँ सोऊंगी, प्रसान से बोली थी वो। हसीब ने दांत पीसे। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम्हारा कमरा नीचे है, वहीं जहाँ मैं सोता हूँ, मेरा और तुम्हारा मुश्तरका कमरा। वो जोर देकर बोला था। चलो नीचे अपना बैग उठाओ और अपनी चीज़ें उठाओ। वो अब की बार ज़रा सख्त नज़रों से देखकर बोला था। शीना जुज़-बुज़ हुई थी। मैंने कहा ना, ये मेरा कमरा है और मैं यहीं सोऊंगी। हट धर्मी हनूस कायम थी। वो पूरी तरह झगड़ने के मूड में लगती थी। हसीब के होंठ भिंच गए थे। माथे की रगें उभर आईं। तुम्हें शादी का मतलब भी पता है ना? क्या मियाँ बीवी के रिश्ते को समझती भी हो? उसने जैसे सर पीटा था। मैं तुम्हें यहाँ हरगिज़ नहीं सोने दूंगा। चलो नीचे, बहुत कर ली तुमने मनमानियाँ। वो उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर लाया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो जैसे उसके साथ घिसटती चली जा रही थी। गिरफ्त बहुत सख्त थी। उसे बाजू में तकलीफ महसूस हुई। छोड़े मेरा हाथ। वो एहतजाज करती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसके हाथ से खुद को छुड़ाना उसके बस की बात नहीं थी। खुद को छुड़ाने में नाकाम हुई तो बेबसी से आंखें भर आईं। हसीब ने उसे कमरे में लाकर हाथ छोड़ा था, फिर पलटकर दरवाज़ा बंद किया। ये है मेरा और तुम्हारा कमरा, वो नहीं जहाँ तुम गई हुई थी। उसे तो मैं कल ही ताला लगाता हूँ। लहजे की दरुस्ती से शीना की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें देख के एक लम्हे के लिए चुप हुआ था। वो कमरे के वस्त में खड़ी आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। हसीब का दिल ज़रा नर्म पड़ा, मगर चेहरे के तासुरात साफ ही रहे। तुम्हें रोना है, हंसना है, सोना है, जो भी करना है इसी कमरे में करना है। समझ रही हो ना तुम? समझी तुम? अब तुम्हें चेंज करना है तो कर लो, फिर सोते हैं। उसने जैसे हुक्म जारी किया। शीना हनूज बैठी रही। वो वॉशरूम में घुस गया। शीना की आंखें आंसू उगल रही थी। वो अपना असली रूप दिखा रहा था। वो बेड से उठकर सोफे पर आन बैठी। वो उस कमरे से निकलकर भागना चाहती थी। दीवारें उसे वहशत ज़दा कर रही थी, और सबसे बढ़कर वो इंसान जो उसे ज़बरदस्ती खींच कर नीचे लाया था। वो लूज सा ट्राउज़र और शर्ट पहने बाहर आया। उसे देखकर गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास आकर बैठ गया। वो सिरक कर दूर हुई थी। शीना, तुम्हें वाकई लगता है तुम इस घर में मुझसे भागती फिरोगी? कभी ऊपर वाले कमरे में, कभी सोफे पर। क्या ये हमेशा चलता रहेगा? नरमी से पूछा गया था। वो खामोश बैठी नाखून खुरचती रही। वो उससे बिल्कुल जुड़कर बैठ गया था। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे भाग सकती हो तो चलो भाग के दिखाओ। वो अपने बाजू उसके कंधे पे रख कर बोला। वो सर झुकाए झील सी आंखों में नमी लिए बैठी रही। न जाने क्यों धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। चेहरा बेतहाशा सुर्ख था। उसने उठना चाहा मगर उठ ना पाई। प्लीज़। वो ज़रा सा मिनमिनाई तो हसीब उससे दूर हुआ। शीना अपनी धड़कनों को संभालती लंबे लंबे सांस लेने लगी। चेहरा जैसे दहक उठा था।
पलकें हया के बोझ से झुकी जा रही थी। अजीब डर सा लग रहा था उससे और बेतहाशा रोना भी आ रहा था। अगर मुझे तुम्हारी कुर्बत हासिल करना होती ना शीना, तो मैं किसी भी लम्हे बजोरे बाजू हासिल कर सकता हूँ। ना तुम रोक सकोगी ना कोई और, लेकिन मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, नोच कर खाने वाला लुटेरा नहीं। जब तक तुम्हारी मर्जी और खुद सपुर्दगी शामिल नहीं होगी, मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये एक मर्द की ज़ुबान है, चाहे तुम मेरे साथ एक बिस्तर पे ही क्यों ना सो। आखिर में उसका लहजा पत्थरों की सख्ती समेत लाया था। चलो अब सोते हैं। वो उसके डर को समझ रहा था, नरमी से बोला, फिर हाथ पकड़कर बेड तक ले गया। शीना के हाथ पे कपकपी सितारी थी। उसने शीना को बेड के दाहिने तरफ जगह दी थी। वो किनारे पर होकर लेट गई। वो ज़रा सी देर में बेफिक्र होकर सो गया, मगर शीना उसके सोने के बाद भी देर तक जागती रही। रात के किसी पहर हसीब की आंख खुली थी। बेडरूम लाइट की मलगजी रोशनी में उसने देखा कि शीना बिस्तर पर नहीं थी। वो घबरा कर उठ बैठा। औसान एक लम्हे के लिए गुम हुए थे। फिर नज़र सोफे की तरफ गई। वो सिमटी हुई सी सोफे पर सो रही थी। बेइख्तियार उसे गुस्सा आया। हठधर्मी की इंतहा पर थी वो लड़की। क्या ये वाकई उससे नफरत करती है? हसीब के जहन को ये सोच चंद लम्हों के लिए मफलूज करके रख गई। फिर सर तकिए पर पटक कर सोने की कोशिश करने लगा।